नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब आयतुल्ला अली खamenei की मौत तो पुरानी खबर हो गई है। इस मौत से कुछ सवाल उठने शुरू हुए हैं और ये अलग देशों में उठने शुरू हुए हैं, प्रदर्शनों के जरिए, तोड़फोड़ के जरिए, हिंसा के जरिए। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में है। वैसे तो राष्ट्रपति पुतिन ने इसे हत्या करार दे दिया है और ये कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानून हैं उनका सीधा उल्लंघन हुआ है। लीडरशिप को ही खत्म कर देना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है और वो बड़ा सवाल मैं पूछूंगा सीधे आज अपनी मेहमान से। मंजरी अग्रवाल जी को जोड़ लेते हैं, जियोपॉलिटिकल मामलों की जानकार। आप उनसे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। और नमस्कार मंजरी जी। नमस्कार। देखिए, सवाल ये है, बशर अल असद जब सीरिया पर अटैक शुरू हो गए थे उस समय, बल्कि उससे भी थोड़ा सा पहले, इनको रूस बचा करके ले गया था, मॉस्को में सुरक्षित रखे हुए हैं, अभी भी हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि सीरिया में किसको कमान सौंपी गई। जो घोषित आतंकवादी था और अमेरिका की सूची में शामिल था, उसी को सीरिया की कमान सौंप दी गई। और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ डोनाल्ड ट्रंप उनसे हाथ मिलाते हुए देखे गए। जब कार्रवाई होनी थी ईरान के खिलाफ, तो 1 लाख लड़ाके तैयार करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंप दी गई कि वो सब घुसेंगे, वो सब अपना धमाके यहाँ वहाँ ये करेंगे और उसके बाद फिर आसान होगा लोगों को इकट्ठा करना, एकजुट करना। क्योंकि अभी वो वहाँ दो मतों के लोग हैं। एक वो जो आज़ादी पसंद है, जो खamenei का जो तौर तरीका है, जो वो जिस तरीके से बुर्का नशीन और हिजाब और तमाम दूसरी चीजें और तमाम पाबंदियां वो थोपना चाहते हैं। दूसरा जो पुराना ईरान था, लोग उस तरफ लौटना चाहते हैं जहां आजाद ख्याली भी थी और एक खुलापन भी था, एक प्रोग्रेस भी दिखाई दे रही थी। तो सबसे पहले तो ये कि रूस केवल बयानबाजी करेगा या कहीं किसी स्टेज में वो, ठीक है, एक एक मदद पहुंची थी, विमान भी उतरे थे वहां पर, लेकिन वो बहुत अब पहले की बात हो गई है। लेकिन जब एक्शन शुरू हो चुका है, खamenei की मौत हो चुकी है, इनके सैन्य कमांडर करीब 40 के आसपास वो भी निपटा दिए गए हैं। अभी नेतान्याहू का नया बयान आ गया है कि अब हम नई जो है एक्शन करेंगे, नए ठिकानों पर जो है हम बमबारी करने वाले हैं। तो ऐसे में बशर अल असद के साथ अलग एटीट्यूड और खamenei के साथ अलग एटीट्यूड। कहीं ना कहीं चीन और रूस भी ये मान रहे हैं या मान रहे थे कि ये ज्यादा बड़े पापी हैं, ये निपटते हैं तो निपट जाए, बस बयानबाजी करके चीजों से मुक्त हो लेंगे। देखिए, असद भी सीरिया के रूलर थे और खamenei ईरान के हैं। रशिया दोनों को सपोर्ट करता है और उसके पीछे एक कारण है कि अगर अमेरिका इंडिया में ये एशिया में घुसता है तो यहाँ का पावर बैलेंस खत्म होगा। अमेरिका का इंटरेस्ट आप देखिए, वो उन्होंने अपना एक मॉनरो डॉक्ट्रिन निकाल रखा है कि हमारे जो हिस्सा है, वेस्ट है, वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन आइलैंड को कह रहा है कि वहां पर कोई नहीं घुसेगा। ये उनका मॉनरो डॉक्ट्रिन है। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने सही ठहराया तो उसको डोनरो डॉक्ट्रिन भी कहने लगे। पर रशिया का इंटरेस्ट वहां पे क्यूबा में है और बहुत सारे देशों में है। इसका कारण क्या है? विश्व की बंदर बांट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एक कंट्री अमेरिका के पास, उसकी पड़ोसी कंट्री रशिया के पास, इस तरीके से हुआ था।
तो उस इसमें क्यूबा वगैरह काफी सारी कंट्रीज में रशिया की बढ़त थी और अमेरिका अपने बैकयार्ड में रशिया को नहीं चाहता। लेकिन रशिया के बैकयार्ड में अमेरिका घुसना चाहता है तो रूस उसका विरोध करेगा ही करेगा। अब आई सीरिया की बात, तो असद को वो बचा के ले गए हैं और वहां पर रखा हुआ है और एक घोषित आतंकवादी इस समय सीरिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। सेम चीज रशिया के लॉजिक के हिसाब से खमेनेई पे भी लगती है, क्योंकि खमेनेई की जो पावर है वो इसराइल को और अमेरिका को इस एरिया में काफी कंट्रोल किए हुए है। और अभी भी देखिए जिस तरीके से अमेरिकन बेसिस पे अटैक हो रहे हैं, वो इस पावर को अच्छी तरीके से, ईरान एक छोटी कंट्री है लेकिन वो काउंटर कर ले जा रहा है। दूसरा इंटरेस्ट रशिया का ईरान में ये है कि ये हमारे आईएनएसटीसी का पार्ट है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। भारत से व्यापार कैस्पियन सी, ईरान एंड अरेबियन सी, इस तरीके से ये कर रहे हैं। तो अब वहां पर कैस्पियन सी में नेवल बेस है रशिया का। तो एक तरफ ये कह लीजिए ईरान के नॉर्थ साउथ में कैस्पियन सी में रशिया मौजूद है, ईरान के साउथ में अरेबियन सी में अमेरिका मौजूद है। वहां से ये बमबारी कर रहे हैं रशिया को इस पावर बैलेंस में, क्योंकि यूक्रेन में उसकी एक टांग फंसी हुई है और अभी तक निकली नहीं है। ठीक। और यहाँ पर अगर एक फ्रंट अमेरिका और खोल लेगा, देखिए सीरिया लेकर के वो रशिया के पास आ गया, अब ईरान से भी और पास आ जाएगा। और उस इस ईस्टर्न साइड में रशिया के अलास्का पड़ता है जो इस समय अमेरिका के पास है। फिर अगर आप नॉर्थ में जाइए तो जो आर्कटिक पोल है उसमें भी काफी सारे रूट्स अमेरिका ने बना रखे। तो रशिया एक हिसाब अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेगा और वो इस एक्ट की विरोध करेगा। ये है जी। पावर बैलेंस। अब आ जाते हैं कि वो अटैक करेगा कि नहीं, रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए रशिया एक अलायंस बनाए हुए है मोदी के साथ, उसमें क्या है कि आरआईसी है, रशिया इंडिया चाइना। ठीक। इस में अगर मोदी जा करके इजरायली कॉन्सुलेट में ये कहते हैं, वो इजरायली कैंसेट में ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, रशिया के ऊपर भी चेचन टेररिस्ट अटैक करते रहते हैं, तो आतंक के खिलाफ जो है आतंक का साथ नहीं दे सकता। ईरान के 3 प्रॉक्सी हैं, तीनों एच से शुरू होते हैं, हूती, हमास, हिजबुल्ला, और तीनों ही आतंकवादी संगठन है, कोई वो नहीं है। तो अगर आप ईरान का समर्थन करते हैं तो आप अल शरा का विरोध किस बात पे करेंगे? आपकी डाइसी पोजीशन हो गई। एक तरफ आप समर्थन करें, दूसरी तरफ ईरान को जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ है 2-3 काम करने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बातचीत चल रही थी कि ये अपने तीनों प्रॉक्सी सरेंडर कर दो, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर दो। रशिया ने कहा कि नहीं, हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की जिम्मेदारी लेते, ईरान विल नॉट यूज इट। ठीक। तीनों एच उसको हूती, हमास, हिजबुल्लाह ये सरेंडर करने थे क्योंकि आतंकवाद का वो नहीं किया जा सकता। पर द थिंग इज कि ईरान ने वो नहीं किया। दूसरा काम ईरान को क्या, तीसरा काम ईरान को क्या करना था, अपने लोगों के लिए बंकर्स वगैरह बनाने थे, क्योंकि जब इनके प्रॉक्सी ने इसराइल पे अटैक किया तो इनको मालूम था इनकी तरफ अटैक आएगा। इसकी जगह इनका जो प्लान है, मोडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि बच्चों की कन्या विद्यालय से इन्होंने उठा करके एक बॉम्ब छोड़ दिया। जब रिटर्न फायर आए तो ये कहते हैं लड़कियां मर गई। तो भाई आपने उस एरिया से फायर क्यों किया था? राइट। तो अपने लिए नागरिकों के लिए बंकर नहीं बनवाए, ऊपर से देखिए महसा अमीनी के बाद से ईरान मेलो डाउन हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का कॉमन फोक्स ने विद्रोह किया था उसके साथ जो है रहना बहुत मुश्किल है। और जनता जब विद्रोह पे उतर आती है ना तो कितनी बड़ी भी शक्ति हो उसको उखाड़ फेंकती है, और ये चीज ईरान में हो रही थी। तो इन्होंने लिबरलाइजेशन तो काफी किया है कि आप ठीक है हिजाब पहनिए, आप मैकेनिक वगैरह सबका काम कर सकती हैं, आप कार ड्राइव कर सकती हैं, वो लीनियंट हो रहा था और उसको और समय चाहिए था। साथ में वो अपना मिसाइल स्टॉक पाइल बहुत बढ़ा रहा था। तो अगर आप बिल्कुल। इसको ज्यादा डिले करेंगे तो अटैकिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। खबर यहाँ तक भी है कि लेबनान में जो इनका हिजबुल्ला है उसको करीब 1 लाख मिसाइल्स इन्होंने दे रखी है, मतलब एक लंबे युद्ध की तैयारी। इसके कारण जो है आ, अच्छा, मोदी जी को भी मालूम था कि जब मैं इजरायली कैंसेट से बोलूंगा तो उसके बाद क्या अंजाम होगा। तो वो सारी तैयारी की गई है जिसमें रशिया से जो ट्रेड रूट है हमारा वो अनअफेक्टेड रहे। बट द थिंग इज जो शॉर्टेज था वो इफेक्ट हो गया है। अब ये देखने वाली बात है रशिया कब तक वेट कर सकता है। इसमें रशिया के लिए क्या क्या है,
खमनेई के बारे में ये उड़ा दिया गया है कि वो मर गए हैं, ठीक है? लेकिन आप देखिए जो अमेरिका के दुश्मन होते हैं, आपने कभी ओसामा की बॉडी नहीं देखी। कई लोग कहते हैं कि बहामास में वो ज़िंदा है और आराम से जी रहा है। तो द थिंग इज़ कि जब तक बॉडी नहीं मिल जाती, और ये एक नेशनल रूल है कि बॉडी नहीं मिल जाती तब तक आप उसे ज़िंदा ही समझिए। तो खमनेई के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि इस पूरे अटैक के शुरू होने के बाद अगर कोई सोचता है कि अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में खमनेई बैठे अमेरिकन फायरिंग का इंतजार कर रहे थे, तो आगे मुझे कुछ नहीं कह, ठीक है? बॉडी मिली नहीं है, तो द थिंग इज रोलिंग, लेट्स सी वेयर इट सेटल्स। बट ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका किसी भी देश में आनन फानन में घुस जाता है। रशिया की वो टेंडेंसी ही नहीं है। रशिया टेक्स अ वाइल टू मेक डिसीजन, और रशिया के लिए ये सेकंड फ्रंट है जो वो खोलेगा। सो लेट्स सी वेयर इट एंड्स। जी। दूसरे स्ट्रेटेजी कई स्तर पर दिखाई दे रही है अब। जैसे ईरान के राष्ट्रपति ने पजेश्कियान ने कहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ युद्ध है। अब पता नहीं ये मुसलमानों के कैसे चौधरी बने हुए थे और क्या कृत्य कर रहे थे। हमास को ये पाल रहे थे, हिजबुल्लाह को ये पाल रहे थे, हूथियों को ये पाल रहे थे, आईएसआईएस को ये पाल रहे थे। इन्होंने एक जो है तांडव मचा के रखा हुआ था। तो ये कह कर के कि मुसलमानों पर अटैक है, तो आप साबित क्या करना चाहते हो कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं क्या, जो दुनिया भर के देशों में तबाही का सामान बाँट रहे हों और तबाही करवा रहे हों? या ये एक दाँव है ईरान का, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत कुछ लूज़ कर रहे हैं वो और लूज़ करने वाले हैं। तो ऐसे में एक आखिरी दाँव फेंक दो कि मुसलमान किसी तरीके से इकट्ठा हो जाएँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि 50 से ज़्यादा जो मुसलमान देशों का समूह है, वो भी चुप है। पास-पड़ोस के देश, जहाँ आप खुद ही हमले कर रहे हैं। आपने कतर पे हमला कर दिया, आपने बहरीन पर कर दिया, आपने यूएई पर कर दिया, कई देशों पर आपने अटैक कर दिए हैं। तो क्या दुनिया या मुस्लिम कंट्रीज़ इतने बेवकूफ़ हैं जितने ये समझ रहे हैं? देखिए, शियाओं के नेता है ये, और ये चीज़ है जैसे सऊदी है, वो इज़राइल को जॉइन कर चुका है, वो अलायंस कर चुका है, और वो एक्शन में हो सकता है आने वाले दिनों में दिखाई दे। अब चल रहा है रमादान, और इन्होंने जुल्फिकार नाम की एक स्वॉर्ड का पिक्चर पोस्ट किया जो इमाम अली हैदर की तलवार थी और बहुत आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन रखती है इस्लाम में। और ये उनका कॉल है कि मुस्लिम साएं लड़ें, और जिहाद का कॉल आप जानते हैं कि फिर कैसा होता है। तो शियाज इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, एक तरह से इस चीज को आप सच मान लीजिए। और इसी चीज पे ईरान भरोसा करके बैठा है, अब ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो भी आप देखिए भारत में भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इस चीज को लेकर के। अब द थिंग इज फाइनली कि ईरान यही चाहता है कि जहां जहां यूएस एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, वहां पर जो भी शिया मुस्लिम्स हैं वो उन एम्बेसीज पे हमला करें और रिटेलिएशन करें और मुस्लिम अपनी पावर दिखाएं, यूनाइटेड उम्मा दिखाएं। हालांकि यूनाइटेड उम्मा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे के ऊपर अभी देखिए अबू धाबी, दोहा, रियाद, दुबई, सब जगह पर तो इन्होंने वो किया है। तो उम्मा यूनाइटेड तो नहीं आएगा, तो सुन्नीस तो दूर जाएंगे इनसे, ठीक है? लेकिन इसके बाद भी ही इज होपिंग ऑन दैट, जैसे कतर ने कह दिया है कि ठीक है आपने अटैक किया है यूएसए बेस पे किया है, आपने बाकी कतरी पीपल पे अटैक नहीं किया है, सो कतर अपनी भूमि अमेरिका को ईरान के खिलाफ यूज करने नहीं देगा। और तभी आपने देखा कि काफी हद तक अमेरिका ने कतर बेस खाली कर दिया था। तो जो कंट्रीज अलाउ नहीं कर रही हैं अपनी भूमि ईरान के खिलाफ यूज करने के लिए, वो कंट्रीज से यूएस ने बैक ऑफ किया है। बाकी जगह से यूएस अटैक कर रहा है। तो ईरान जो कॉल दे रहा है वो यही सोच रहा है कि एक कॉमन मुस्लिम आकर के अमेरिकन के ऊपर टेररिस्ट अटैक करे। एंड आप ये कहिए कि इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो आई से नो, इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी के फ्यूचर में अमेरिकन टेररिस्ट अटैक का सामना करें, और ये कॉल खुद खमेनी ने दी है। जी। पाकिस्तान वाले तो सबसे आगे रहते हैं इस मामले में।
अपना देश तो संभलता नहीं इन लोगों से। वैसे तो पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर के घूमते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तुरंत जो है सक्रिय एक्टिवेट हो जाते हैं। कराची में जो दूतावास है अमेरिका का, वहाँ पर अटैक कर दिया। अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के। अफगानिस्तान संभल नहीं रहा, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, टीटीपी की शिकायत करते भी घूम रहे हैं और ईरान का साथ देंगे। वो तो भला हो भारत का जो एक भी मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। वरना इस समय पाकिस्तान तो हर तरफ से घिरा हुआ है। अगर वहान कॉरिडोर्स का यूज करके ये अफगानिस्तान रिएक्ट करने लगे और हम इधर से कर दे और नीचे से बलूचिस्तान कर रहा है, ये जाएंगे का और अंदर से टीटीपी। ये अफगानिस्तान पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि टीटीपी चूंकि तालिबान लिखता है इसलिए तुम्हारा पार्ट है, इसलिए हमको वो करो, हमको इसको रोको और हमको बचाओ, नहीं तो हम तुम्हारे अफगान मारेंगे। तो वहां पर कहीं कोई, जबकि अफगानिस्तान को मारते हैं, अनप्रोवोक्ड बमबारी करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, और ये अभी तीसरी बार की है, तो ये क्या सोचते हो मैं इनके साथ आएगा? हाँ, ये बात अलग है कि चौधरी खलीफा बनने का शौक पाकिस्तान को काफी है, इसलिए बयानबाजी कर लेते हैं, 2-4 लोग जा करके अमेरिकन एम्बेसी पे कुछ अटैक कर लेते हैं। लेकिन सबको मालूम है कि जो इनके आसिम मुनीर है उनका पेमेंट तो अमेरिका से ही आता है। तो अब जो है कहाँ जाएंगे बच्चे और बीवी बच्चे, आसिम मुनीर के अमेरिका में ही है, अमेरिका वहां में ही रहते हैं। या पहले ही सिटीजनशिप भी ले ली है क्या? तो अब तो करीब 8-9 महीने हो रहे हैं इस बात को। सो द थिंग इज, कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान में। अगर अभी भी अमेरिका वहां पर पैसे दे दे तो ये अमेरिका के साथ हो जाएंगे। कैसा उम्मा, कौन सा इम्मा, ईरान वो कौन सा देश है? लेकिन अब जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो ये कि सिस्तान बलूचिस्तान जो एरिया है जहां से इनका पेट्रोल आता है, अब बलूच उनको पेट्रोल लाने नहीं देंगे। तो आपको जो इस समय पाकिस्तान में मेजर कंसर्न दिख रहा है वो ये है कि इनकी गाड़ियां कैसे चलेंगी। युद्ध में तो ये ऑलरेडी हैं, उधर से दुरंत लाइन को क्रॉस करके अफगानिस्तान आ रहा है और इनके पास पेट्रोल खत्म होने वाला है। तो पाकिस्तान क्या करता है? अब वो सबसे पहले भीख में पैसे और पेट्रोल वो पेट्रोल मांगेगा। लेट्स सी। अभी आपने तो शंका जाहिर कर दी कि अली खमेनी जो हैं वो मारे भी गए हैं कि नहीं मारे गए हैं, ये अभी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन ऑलरेडी ईरान 40 दिन के शोक की घोषणा कर चुका। इसके अलावा अली रजा अराफी को अस्थायी सुप्रीम कमांडर घोषित भी कर दिया है। तो ऐसे में जो ये सिचुएशन है, इसमें क्या देख रही हैं, किस करवट बैठेगा मामला? इधर एक नेतान्याहू का भी बयान आया है। उन्होंने लोगों से कहा है, ईरान के लोगों से कहा है कि इस मौके को हाथ से मत जाने दो। किस संदर्भ में कहा है ये जानना समझना बहुत जरूरी है। इजराइल को भी और अमेरिका को भी ऐसा लगता है, और ट्रंप का भी बयान आया था 2-3 दिन पहले फोन ये बयान आया था कि ईरान की जनता को एकजुट होना चाहिए रिजीम चेंज के लिए। तो इन लोगों को लगता है कि जो कट्टरपंथी हैं, जो खमेनेई के समर्थक हैं, उनमें और जो आजाद पसंद हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर कोई तीसरा चौथा देश आपके ऊपर अटैक करता है तो बाकी सारे इशू भूल जाते हैं कई बार, फिर वो सारे ईरानियन बन जाते हैं। तो इस खतरे को ये लोग कहीं ना कहीं रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। देखिए, खमेनी के बारे में मैं ये कहूँ, अगर आप उसको डेड डिक्लेयर कर देते तो सबके ईरान अपने ऊपर वॉर को, अब खमेनी मर गया है तो लड़ क्यों रहे हो, बॉम्ब क्यों कर रहे हो, एक ही जस्टिफाई कर सकते हैं। इसराइल और अमेरिका ये कह सकते हैं कि वी हैव अचीव द टारगेट सो वी हैव एन एग्जिट पॉलिसी। अगर ईरान में रिजाइम चेंज करके आएगा कौन? रजा पहलवी, सबको मालूम है अमेरिकन स्टूज है, उसकी कोई ग्रिप नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो आएगा तो करेगा क्या? वाकई में जब इन्होंने अटैक किया तो ईरान की मैज वेन, और आप इसको ईरान की सड़कों पे देख सकते हैं, सिविलियंस किसी बंकर में नहीं, किसी हाइड आउट में नहीं है, डेड टू अमेरिका, डेड टू इसराइल चिल्लाते हुए वो भीड़ वहां पर सड़कों के ऊपर बैठी हुई है। ओके,
अब आ जाते हैं कि विल दे, देखिए ईरान ऐसे अपने लीडर्स का विरोध कर रहा था और लीडर्स थोड़ा थोड़ा कंप्लाई कर रहे थे, तो एक अमिकेबल सिचुएशन रीच कर जाती थोड़े समय बाद। लेकिन इस समय सब कट्टरपंथी और सब कम्युनिस्ट समर्थक हैं, आउटसाइड अटैक ने इनको वाकई में एक कर दिया है। ऐसे में अगर आप रिजा पहलवी को लॉन्च करना चाहेंगे तो वो सफल नहीं होंगे, और इस तरह का लॉन्च आप बांग्लादेश में देख चुके हैं जहां पर आपने यूनुस को लॉन्च किया। एंड आप इस समय सिचुएशन देख रहे हैं, रहमान ने सत्ता संभालने के बाद जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे और ये जो प्रो जमात प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट थे, सबको ट्रांसफर कर दिया है और सबको बहुत नॉन एग्जिस्टेंट पोजीशंस पे भेज दिया है। तो द थिंग इज कि जबकि खालिदा जिया के वो बेटे हैं और उनके पास एक पार्टी थी उनको सपोर्ट करने के लिए, ये दोनों ही चीजें यूनुस और रिजा पहलवी के पास नहीं। उनका कोई सपोर्ट नहीं है, तो ईरान को वो बांध सकेंगे, धारा दिशा दे सकेंगे और ईरानियन उनकी सुनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर बहुत बड़ा डाउट है। तो इस समय एक रेजिस्टेंस वहां पर चल रहा है। वो अमेरिका के किसी व्यक्ति को या अमेरिका रह के आए किसी, अमेरिका ने उनके देश पर अटैक किया, तो वो तो नहीं स्वीकार करेंगे। तो अगर आप आगे कोई हल निकालना चाह रहे हैं तो फिलहाल वो हल नहीं दिखता। वो अपनी ईरानियन अपनी एंटरिम गवर्नमेंट बना करके चलाएंगे, आप उनको कितना सपोर्ट दे पाएंगे वो इस पे डिपेंड करता है कि जो एंटरिम गवर्नमेंट बन रही है उसको ईरानी कितना सपोर्ट करें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ईरान के लोग स्वीकार कर लेंगे तो आप उससे कुछ काम करा सकते हैं। लेकिन अगर उसको अपने ही लोगों से मुकाबला करना पड़ रहा है तो आप कुछ भी नहीं करा सकते। फिर वो स्पाइरल वो विल्ड वर्ल्ड में चला जाएगा और उसके बाद क्या होगा वो नहीं पता। विदेशी ताकतों, अच्छा, अक्सर ऐसे देशों में देखा जाता है जैसे आपने इराक में देखा, सद्दाम को हटाने के बाद वहां आईसिस है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। वही चीज आपको अभी निकट भविष्य में तो दिख रही है। अब इलेक्शन हो जाए, लोग किसी को एक मत से चुन लें और उसकी सुनने को तैयार हो तो बात अलग है, पर अगले 6 महीने तक तो आप वहां पर सिर्फ केओस देखेंगे। आखिरी सवाल, चीन और रूस जो ईरान का फायदा उठा रहे थे वो सिर्फ बकैती करेंगे या कुछ मदद करने की स्थिति में भी हैं? चीन बकैती करेगा। पीएलए इज नॉट अ फाइटिंग फोर्स। आपने गलवान में देख लिया, डोकलान में देख लिया, आपने पाकिस्तान में इनको पिटते हुए देख लिया। पाकिस्तान में लिटरली पकड़ के चीनी अधिकारियों को पीटा गया है। चीन ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। उनके हथियारों को अपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, कंबोडिया में देख लिया, कोई लड़ाई लड़ने लायक हथियार है? जवाब मिलता है नहीं। चीन के पास इस समय एनर्जी क्राइसिस ज्यादा है, मिलिट्री क्राइसिस है, वो अपना संभाल लें यही बहुत है। और जी की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन कम होती जा रही है। चीन जो एक लॉक कंडीशन था जहां से कोई खबर नहीं आ रही, आजकल वो खबर नवीज बना हुआ है। सो आई डोंट सी चीन हथियार देने के अलावा या अपनी सैटेलाइट से कुछ डेटा देने के अलावा कुछ कर पाएगा। आई डोंट थिंक सो। रशिया की एक सॉवरेनिटी है, एक पावर है, लेकिन रशिया एक्टिवली सीरिया में भी नहीं उतरा था। असद को इवैक्यूएट कराने के बाद सीरिया में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा। तो यही चीज हम ईरान में देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा ऐसा नहीं है। रशिया में एक ह्यूमन क्राइसिस हो रहा है। 4 साल की लड़ाई के बाद एक अच्छी खासी क्षति रशिया को भी है पहुंची है, और यहाँ से वर्कर, भारत से वर्कर वहां पर जा रहे हैं काफी सारे काम धंधे, सिविलियन वर्क्स संभालने के लिए। तो द थिंग इज, रशिया अब अपने सैनिकों को ईरान में एक्सपांड करेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि असद से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसके बावजूद वो सीरिया में नहीं उतरा। सीरिया में काफी सारी उसके लिए ये कह लीजिए कि पॉजिटिव पोजीशनिंग थी। देश छोटा था, असद के मतलब ग्रिप वाली अभी भी सेना है, थोड़ा रेजिस्टेंस अभी भी दे रही है। उसने अपनी ऑनिक्स मिसाइल का प्रयोग सीरिया की बैंक्स पे किया था, टेस्टिंग की थी। कैस्पियन सी में वो प्रेजेंट है, ब्लैक सी में खुद प्रेजेंट है, आर्मेनिया इनका साथी है, तो ये कर सकते थे सीरिया में, इसके बावजूद नहीं किया। आई डोंट थिंक सो एक्टिवली ये ईरान में भी आएंगे अनलेस एंड अनटिल
अच्छा, सेकेंडली क्या है, यूक्रेन पे इसको पुतिन और ट्रम्प की बातचीत चल रही है ज़ेलेंस्की को डाउन करने में, एंड ट्रम्प ने पुतिन का साथ दिया। ओके, सो ऐसे में क्रिटिसाइज करना एक बात होती है और सैनिक लेके एंटर करना दूसरी। जी। अच्छा, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हो रहा है मेरे विचार से तो ठीक ही हो रहा है। आर्थिक तौर पर ठीक है, हमें कुछ थोड़ा-सा झटका लगेगा क्योंकि सप्लाई चेन ईरान के साथ भी बनी हुई थी। लेकिन भारत अब इतना भोला-भंडारी तो रहा नहीं है कि उसको आने वाले खतरों के बारे में अंदाज़ा नहीं। तो इसलिए वो दुनिया भर के देशों से पहले से ही अपना राब्ता बनाए हुए है। कहाँ से सप्लाई कट हो सकती है, कहाँ से हमें बढ़ानी है, इसके बारे में पहले से तैयारियाँ होती ही हैं। तो अगर ईरान निपट गया, एक बड़ी नॉनसेंस जो है न्यूसेंस निपट गई, तो उसके बाद पाकिस्तान को तो हम कभी भी निपटा लेंगे। को निपटाने के लिए हमें करने की क्या जरूरत है? अफगानिस्तान हमारा काम कर तो रहा है, आप गेहूं भेजते रहिए और काम होता रहेगा। सेकेंडली, जब मोदी जी इजराइल की कैंसर से ईरान को संदेश दे रहे थे, तो उससे पहले वो एर्तिका गए कि वो रेड सी के पैरेलल एक कंट्री है, तो हम अफ्रीका से गुजर जाएंगे ना, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जैसे आईएमए के वैसे वो भी हो जाएगा। तो वो पहले से इंतजाम करके आए, उन्हें मालूम था कि आतंक के खिलाफ मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, इसराइल का साथ देना पड़ेगा। 7 अक्टूबर का जो अटैक था अनप्रोवोक्ड था, म्यूजिक कॉन्सर्ट पे था, अपने छोटे छोटे बच्चों को माइक्रोवेव किया है। इसका इसको जो है भुलाया नहीं जा सकता और इसका विरोध नहीं किया जा सकता। तो ईरान का साथ उन्हें लॉन्ग टर्म में छोड़ना पड़ेगा, ये उनको पता था, वो एक दूरदर्शी नेता है। तो सारा इंतजाम, ऑयल की सप्लाई, माल कहाँ से जाएगा जो भारत में बनता है, कहाँ से इंपोर्ट होगा, ये सब तैयारी करने के बाद उन्होंने ये बोला है, और उसके बाद आप देखिए जो दुर्घटना हुई है या घटना हुई है। लेकिन एक चीज है, अब ये एक ऑल आउट वॉर है अगेंस्ट इस्लामिक टेरर, जहां पर भी इसको देखा जाएगा वहां इसको काउंटर किया जाएगा, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। लेकिन आप लोग यानी भारतीय हैं बहुत सियाने। अब देखिए पाकिस्तान ने तालिबान को ये सोच करके पाला-पोसा, उनका साथ दिया कि भारत से इनको भिड़ा देंगे। हो रहा है उल्टा, वो भारत के साथ आ गया और पाकिस्तान से भिड़ा हुआ है। देखिए, इसमें बेवकूफी पाकिस्तानियों की है। उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तालिबान को बनाने में। फिर जब तालिबान का कोई लीडर स्ट्रांग हो गया तो उन्होंने अमेरिका का साथ दिया उस लीडर को उड़ाने में। और ये पाकिस्तान आज से नहीं कर रहा, हमेशा से कर रहा है। अभी भी एयर स्ट्राइक आपने अनप्रोवोक्ड क्यों किया अफगानिस्तान के, वो भी रिहायशी इलाके में। तो आप जाएंगे पंगा लेने और उसके बाद कहेंगे कि हमें कोई रिएक्शन ना आए, तो कर्मा रिटर्न्स इज अवर रूल एंड इट इज रूल फॉर एवरीवन। भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा, आप अगर इनिशियली देखिए तो जब भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना था, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि नेहरू ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को अकेला छोड़ दिया। पाकिस्तान को तो सेकते पोलते पालते पोसते रहे। तो शुरू से ये ऑफर था कि हम इसको पाकिस्तान को नहीं मानते, आप इसको ले लीजिए। तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान कभी भी नहीं पसंद था। फिर अमेरिका के साथ मिलकर के पाकिस्तान ने जितने भी अफगानों पे अटैक किए हैं, उसका रिपरकशन कभी ना कभी तो आना था। उसके बाद आप सोचे कि वन फाइन डे हम झपिया पाएंगे और आपको मिठाई देंगे और कहेंगे भारत पे अटैक कर दो। नोबडी इज दैट अ फूल। बहुत दिलचस्प घटनाएं हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में ही नहीं, हमारे आसपास भी सबकी निगाहें इन पर रहेगी और आने वाले दिनों में बहुत कुछ तय होने वाला है। मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।